जय हिंद साथियों, मैं हरेंद्र कुमार कुशवाहा आपका पुनः स्वागत करते हैं CIC कॉमर्स यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम लोग गैर लाभकारी संगठनों को आगे बढ़ाते हुए हम अगला टॉपिक चालू करेंगे। जैसा कि हमने इससे पहले वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं, गैर लाभकारी संस्था का अर्थ पढ़ा चुके हैं और उदाहरण भी बता चुके हैं और इसका उद्देश्य भी बता चुके हैं। तो अब चलिए हम लोग इसकी विशेषता की बात करेंगे कि लाभ न कमाने वाली संस्थाओं की मुख्य विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो चलिए पहला देखते हैं। पहला है लाभ और लाभकारी संस्थाओं की स्थापना समाज तथा अपने सदस्यों के कल्याण तथा सेवा के लिए की जाती है। ठीक है, समाज की बात कर ले तो समाज जो भी होती है वो अपने सदस्यों का मतलब जो आपको सब्सक्रिप्शन देगी, चंदा देगी। ठीक है, दूसरा क्या है, ये संस्थाएं यानी जो गैर लाभकारी संस्थाएं हैं वो किसके लिए काम करती हैं। तो कला उसमें होता है, संस्कृति होती है, धर्म होता है, शिक्षा होता है, खेलकूद के प्रचार के तथा इसको प्रोत्साहन के लिए कार्य करती है। यानी जो लाभ न कमाने वाली संस्थाएं हैं वे किस प्रकार के कार्य करती है, तो कला को बढ़ावा देने के लिए, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, धर्म को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, खेलकूद के प्रसार के लिए करती है। ठीक है, अब चलिए तीसरा पे चलते हैं। और तीसरा है कि इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि सेवा प्रदान करना होता है। सही बात है, हम लोग इससे पहले ही पढ़ चुके हैं, इसकी परिभाषा में पढ़ चुके हैं कि गैर व्यापारिक संस्था का क्या उद्देश्य होता है, लाभ कमाना नहीं होता है। और अब देखते हैं कि ये जो गैर लाभकारी संस्था होती है ये किस रूप में रहती हैं, इसकी स्थापना किस रूप में की जाती है। जैसे अगर लाभकारी संस्था, उसकी स्थापना पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, कंपनी, ठीक है ना, उसी प्रकार ये किसके रूप में की जाती है, तो इसकी स्थापना धर्मार्थ सोसाइटी, ट्रस्ट या क्लब के रूप में की जाती है। ठीक है, अब बात यहाँ पे आती है कि अगर ये नॉन प्रॉफिटेबल है यानी प्रॉफिट नहीं कमाती है तो आखिर इसको संचालन के लिए पैसा कहाँ से आता है, तो आय कहाँ से आती है। तो यहाँ पे 5वां में बता रहा है कि इन संगठनों का कोष का प्रमुख स्रोत है, यानी क्या क्या है, तो चंदा है, दान है। तो इन संगठनों का आय का मुख्य स्रोत क्या क्या होती है, तो चंदा होता है, दान होता है तथा सरकारी अनुदान होती है। ठीक है, अब छठा देखते हैं। बोला इन संगठनों का प्रबंधन समिति या कार्यकारी समिति के द्वारा होती है जिनका गठन सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, देखिए इसमें प्रबंध समितियाँ क्या होती है, जो प्रबंध करने वाली समितियाँ हैं। जैसे अगर मान लीजिए गणेश निर्माण ट्रस्ट जो मेरा है उसका प्रबंधन समितियाँ मेरे पास है, यानी या आप कह सकते हैं कार्यकारी समिति हम होते हैं, उसमें प्रबंध समितियाँ होती है। जैसे उसमें हमारे गणेश निर्माण ट्रस्ट में 5 समितियाँ हैं, वो 5 समितियाँ हर साल चुनाव करती है कि इनका कार्यकारी अध्यक्ष कौन होगा। ठीक है, जो या तो 5 चला सकता है, पूरी समिति चलाएगी, या उसमें से किसी को चुन लिया जाता है, वही पूरा उसका कार्यभार देखता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां है इन संस्थाओं द्वारा प्राप्ति एवं भुगतान खाता, आय व्यय खाता तथा चिट्ठा तैयार किया जाता है। अब बात आती है क्या कि अगर ये नॉन प्रॉफिटेबल है तो इसका आय का भी स्रोत भी है, तो आखिर ये आय किस प्रकार ज्ञात करेगी, यानी ये अपना वित्तीय विवरण किस प्रकार बनाएगी। ऐसा बात है, बहुत सारे संस्था में बहुत सारे कर्मचारी भी काम करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे स्कूल को लिख लीजिए, चंदा आती है, उसका फी भी आता है, डोनेशन आती है, तो उसमें बहुत सारे कर्मचारी भी काम करते हैं, लेबर है, बहुत सारा चीज़ है। तो सबको तो हिसाब किताब करना होगा। तो इस हिसाब किताब के लिए चाहे मंदिरों को देख लीजिए, मंदिर में बहुत सारे कर्मचारी भी काम करते हैं, तो मंदिर में दान भी प्राप्त होता है। तो हिसाब किस रूप में रखेगी, तो हिसाब रखने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, प्राप्ति एवं भुगतान खाता तैयार करते हैं, आय व्यय खाता तैयार करते हैं और स्थिति विवरण यानी बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, चलिए 8वां में चलते हैं। बोला इन संस्था के अधिक किसको बोलेंगे, तो आय की व्यय पर अधिकता को, यानी अगर आप स्कूल में आय हुआ ज़्यादा और खर्चा हुआ कम तो जो बचेगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधिशेष बोलते हैं। ठीक है, सरप्लस बोलते हैं। तो इसमें का सदस्य जो सरप्लस होता है वो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें का जो सरप्लस होता है
इसमें का जो सरप्लस होता है उसको सदस्यों में वितरण नहीं किया जाता है, बल्कि इसे संस्था की पूंजी में क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। आई होप आप समझिएगा। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं और देखते हैं कि एक लाभकारी संस्था और गैर लाभकारी संस्था में क्या अंतर होती हैं। तो पहला अंतर है उद्देश्य, मूल उद्देश्य के रूप में। तो जो लाभकारी संस्था होता है इसका उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है, और इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है बल्कि सेवा प्रदान करना होता है। ठीक है। अब दूसरा बात है, इसमें मालिक का हित स्वामी कोष के रूप में जाना जाता है, जिसमें पूंजी, एकत्रित संचय और लाभ शामिल होता है। ठीक है। इसमें क्या जैसे में बात कर लीजिए, अपन सोल प्रॉपर्टीशिप पढ़े हुए थे तो थोड़ा उसमें की बात याद कीजिए। हम लोग क्या करते थे, कोई भी रिजर्व होता है या नेट प्रॉफिट होती है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड करते थे। वही बात बोल रहे हैं यहाँ पे। और इसमें क्या होती है, इसमें सदस्यों का हित पूंजी कोष के रूप में व्यक्त होता है, पूंजी कोष के रूप में होता है क्या, ठीक है, कैपिटल फंड के रूप में नहीं होता है, कैपिटल फंड के रूप में होता है, कैपिटल में नहीं होता है। तो इसमें संपत्ति की दायित्व पर अधिकता या दान अधिक शामिल होता है। ठीक है, उसमें उसको भी ऐड करते हैं सेम टू सेम। अब कार्य का शुद्ध परिणाम क्या होता है, तो लाभ कमाने वाली संस्था में यानी लाभकारी संस्था में जो कार्य का शुद्ध परिणाम होता है, शुद्ध परिणाम करने का मतलब जो पीएल अकाउंट का शेष बचता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बोलते हैं। और इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो शेष बचता है, बैलेंस बचती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, उसकी बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार की संस्था के शुद्ध परिणाम को अधिक यानी सरप्लस या कमी यानी डिफिसिट के रूप में जाना जाता है। ठीक है। अब वित्तीय विवरण, चौथी बात करते हैं वित्तीय विवरण की, कि वित्तीय विवरण में क्या क्या बनाया जाता है, लाभकारी संस्था में क्या क्या बनाया जाता है और गैर लाभकारी संस्था में क्या क्या बनाया जाता है। तो लाभकारी संस्था में हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करते हैं, और गैर लाभकारी संस्था में हम लोग प्राप्ति एवं भुगतान खाता यानी रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यानी आय एवं व्यय खाता, और तीसरा का बैलेंस शीट तैयार करते हैं। ठीक है, आई होप आप ये समझिएगा। चलिए अगले का हम टॉपिक पर चलते हैं, और इस टॉपिक का नाम है लाभ न कमाने वाली या गैर लाभकारी संस्थाओं के लेखांकन अभिलेख। ठीक है। अब बात यहाँ पे आती है क्या है, जो मिलनी बात है उसको आपको बता रहे हैं हम। पहली बात है कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी गैर लाभकारी संस्था अपना हिसाब किताब किस पद्धति के आधार पर रखता है, ठीक है, किस प्रणाली के अनुसार रखता है, तो डबल सिस्टम के अनुसार, यानी किस सिस्टम के अनुसार, डबल सिस्टम के अनुसार। ठीक है, जिसको हम लोग द्वि प्रणाली या प्रविष्टि प्रणाली भी बोलते हैं। ठीक है। दूसरी की बात है कि आपको फिर बोलेगा कि गैर लाभकारी संस्था किस सिस्टम पर, किस आधार पर रखती है। प्रणाली और आधार दोनों अलग अलग है। प्रणाली है डबल एंट्री सिस्टम यानी द्वि प्रविष्टि प्रणाली, और आधार की बात करेगी तो कैश सिस्टम पे, अक्रूवल और कैश दोनों होती है। तो यहाँ पे हम लोग कैश सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है। जो वाणिज्यिक होती है वो अक्रूवल लगता है, यानी उधार का भी लेखा करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एकदम रीडिंग दे लेते हैं इसको। तो बोल रहे हैं कि गैर व्यापारिक संस्था अपना हिसाब किताब द्वि प्रविष्टि प्रणाली यानी डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर ही रखती है, किंतु व्यापारिक संस्थाओं की तुलना में इनकी लेखांकन पद्धति में भिन्नता होती है। चूँकि इन संस्थाओं का उद्देश्य व्यापारिक संस्थाओं की भांति लाभ अर्जन करना नहीं होता है, ये हिसाब किताब रोकड़ पद्धति यानी कैश सिस्टम के आधार पर रखती है, न कि वाणिज्यिक पद्धति पर। ठीक है, अगले का देखते हैं। देखिए, रख सकता है, अब आपको मन है कि नहीं हम और अलग रखें, दूसरा भी बुक रखें, तो आप रख सकते हैं। वही अगले का टॉपिक में बात करते हैं। क्या बोल रहा है कि रोकड़ पद्धति के अंतर्गत रोकड़ पुस्तक ही महत्वपूर्ण लेखा पुस्तक होती है, इसलिए सामान्यतः ये संस्था रोकड़ पुस्तक रखते हैं, रोकड़ पुस्तक तो रखना ही है, जिसमें सभी प्राप्तियां और भुगतानों को अभिलेखित किया जाता है। किंतु विभिन्न अलाभकारी संस्थाएं तथा व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार निम्न पुस्तक रख सकती है, यानी मन है तो आप रख सकते हैं, इसका कोई दबाव नहीं है। तो कौन कौन पुस्तक रखता है, तो पहला है कैश बुक। इसमें क्या होता, किसका लेखा किया जाएगा, तो सभी नगद लेन देनों अर्थात नगद प्राप्तियां और नगद भुगतानों का लेखा किया जाएगा। मेमोरेंडम बुक, यानी मेमोरेंडम का मतलब ही है याद रखने वाला, स्मरण,
तो इसमें उधार प्रवृत्ति वाले लेन देन का लेखा किया जाता है। स्टॉक रजिस्टर, इसमें सभी संपत्ति उपजन्य वस्तुओं जैसे लेखांकन सामग्री, दवाइयाँ आदि का लेखा किया जाता है। ठीक है, अगले का है सैलरी एंड वेजेज रजिस्टर, जिसमें अब नाम से मालूम चल रहा है कि इसमें वेतन और मजदूरी का लेखा किया जाएगा। अगले का है मेंबर रजिस्टर। मेंबर रजिस्टर में क्या होता है, जो आपका सदस्य रहेगा उसका पूरा विवरण रहता है, नाम पता ये सब रहता है। साथ ही इसमें प्राप्त चंदा, बकाया चंदा, अग्रिम चंदा का भी उल्लेख होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठा पुस्तक क्या होती है, अदर रजिस्टर। अदर रजिस्टर में हम लोग क्या करते हैं, चंदा रजिस्टर बनाते हैं एक अलग, जैसे में हम लोग मान लीजिए सैम अकाउंट अलग बनाते थे, परचेज अकाउंट अलग बनाते थे, उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट खोलेंगे। ठीक है, उसमें और क्या रहता है, दाता रजिस्टर, यानी जो दान देता है उसका भी रजिस्टर रखता है। शुल्क रजिस्टर, क्या क्या शुल्क देना है वो भी रजिस्टर रखता है। ठीक है, आई होप आप इसको समझ लीजिएगा। चलिए, तो अगला टॉपिक हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।